एडजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम क्लास 10 हिंदी के लिए सीबीएसई क्लास 10 का अध्याय हरिहर काका मिथिलेश्वर साथ बैठकर समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से सुनिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। नोटबुक हो तो पास रख लेना, लेकिन तुम इसे बस सुनते हुए भी रिविजन कर सकते हो। पुणे की अनन्या ने एक बार बताया था कि उसे कहानी याद थी, पर हरिहर काका के निर्णय का अर्थ नहीं समझ आता था। आज हम कहानी, पात्र, संबंध, स्वार्थ, अधिकार, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब धीरे धीरे खोलेंगे। बिल्कुल। और आज हमारा लक्ष्य केवल समरी सुन लेना नहीं है। हम हर मोड़ पर पूछेंगे कि काका ऐसा क्यों महसूस करते हैं, परिवार का व्यवहार कब बदलता है, मंदिर के लोग उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं और अंत में उनका निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। अगर किसी जगह तुम्हें लगे कि उत्तर तुरंत याद नहीं आ रहा, तो परेशान मत होना। हम पहले सोचेंगे, फिर उत्तर बनाएंगे। चलो लर्निंग मैप तय कर लेते हैं। पहले हरिहर काका का परिचय और उनका परिवार, फिर घर में उनकी स्थिति और उनकी दिनचर्या, उसके बाद मंदिर के महंत और पुजारी का व्यवहार, जमीन को लेकर पैदा हुआ संघर्ष, काका के मन का द्वंद्व और उनका अंतिम निर्णय। अंत में हम थीम्स, कैरेक्टर आंसर, कॉमन मिस्टेक्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा तरीका याद रखो, हर घटना को 3 सवालों से देखना है। घटना क्या हुई, उसके पीछे किसका उद्देश्य था और उससे हरिहर काका ने क्या सीखा। यही तरीका तुम्हें रटने के बजाय कहानी का कारण और परिणाम समझने में मदद करेगा। अब बताओ, इस अध्याय का सबसे बड़ा तनाव किस चीज को लेकर दिखाई देता है? सही दिशा है, जमीन और उससे जुड़े अधिकार। लेकिन केवल जमीन कहना थोड़ा अधूरा होगा। जमीन के बहाने कहानी ये दिखाती है कि जब किसी वृद्ध व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, तो उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कैसे बदल सकता है। इसलिए संपत्ति कहानी का केंद्र है, पर मानव संबंध और स्वार्थ उसके गहरे विषय है। अब नाम और पहचान पर आते हैं। हरिहर काका लेखक के गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र लेखक के बाबा के बराबर थी, इसलिए घर में उन्हें काका कहा जाता था। उनका असली नाम हरिहर प्रसाद था, लेकिन गांव में वे हरिहर काका के नाम से ही प्रसिद्ध थे। यह परिचय हमें उनके प्रति अपनापन भी महसूस कराता है। एग्जाम पॉइंट। पात्र का परिचय लिखते समय केवल यह मत लिखना कि वे वृद्ध किसान थे, यह भी बताना कि वे लेखक के गांव के रहने वाले थे, उम्र में लेखक के बाबा के बराबर थे और उनके पास खेती बाड़ी की अच्छी खासी जमीन थी। इन डिटेल से उनका सामाजिक और आर्थिक संदर्भ स्पष्ट होता है। एक सेकंड, यहाँ एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। क्या जमीन होने का अर्थ ये है कि हरिहर काका सुखी और सुरक्षित थे? तुम पहले मन में आंसर दो। कहानी का संकेत बताता है कि संपत्ति होने के बावजूद उन्हें भावनात्मक सुरक्षा, सम्मान और घर में ठीक से भोजन जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल, यही विरोधाभास पात्र को गहराई देता है। उनके पास जमीन थी, लेकिन अपनेपन का भरोसा नहीं था। वे परिवार के लिए समर्पित रहे, फिर भी अपने ही घर में उपेक्षित हुए। इसलिए हरिहर काका को केवल संपत्ति वाले वृद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अकेलेपन और असुरक्षा से जूझते मनुष्य के रूप में समझना चाहिए। अब परिवार की स्थिति समझते हैं। हरिहर काका के 2 बेटे थे, लेकिन दोनों की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। घर में उनकी पत्नी और 2 बहुएं थीं। बेटों के न रहने के बाद बहुओं का व्यवहार काका के प्रति अच्छा नहीं था। उन्हें ठीक से भोजन तक नहीं दिया जाता था और कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था। यहाँ हमें परिवार की कठिनाई और परिवार के व्यवहार में अंतर समझना है। आर्थिक तंगी और सामाजिक असमानता परिवार के जीवन में जटिलताएं पैदा करती हैं, लेकिन कहानी काका की उपेक्षा को भी सामने रखती है। कठिन परिस्थिति किसी व्यक्ति को दूसरे के प्रति संवेदनहीन होने का स्वतः अधिकार नहीं देती। यह कहानी का मानवीय प्रश्न है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? काका घर से बाहर अधिक समय क्यों बिताने लगे? केवल इसलिए कि उन्हें गांव घूमना पसंद था, या घर का वातावरण उन्हें भीतर से दूर कर रहा था? सोचो, जब किसी व्यक्ति को अपने घर में भोजन और सम्मान का भरोसा न मिले, तो उसका मन वहां कैसे लगेगा? सही, काका का घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि वहां उन्हें अपनापन और उचित देखभाल नहीं मिलती थी। यह उपेक्षा धीरे धीरे उनके अकेलेपन को बढ़ाती है। ध्यान दो, कहानी किसी एक घटना से नहीं, बल्कि व्यवहार के लगातार अनुभव से काका के मन की स्थिति बनाती है।
यही कारण परिणाम उत्तर में लिखना उपयोगी रहेगा। अब काका की दिनचर्या पर ध्यान दें। वे अधिकतर समय गांव की चौपाल या मंदिर में बिताते थे। चौपाल और मंदिर उनके लिए केवल स्थान नहीं थे। वे घर की उपेक्षा से कुछ समय के लिए बाहर निकलने और लोगों के बीच रहने की जगह बन गए थे। यहाँ से कहानी का अगला महत्वपूर्ण संबंध शुरू होता है। लेट्स स्लो दिस डाउन। चौपाल और मंदिर का उल्लेख हमें काका की सामाजिक स्थिति समझाता है। वे पूरी तरह अकेले नहीं थे, क्योंकि गांव और मंदिर में लोग थे, लेकिन भावनात्मक रूप से वे असुरक्षित थे। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें ध्यान से सुना और सेवा दी, उसकी बातों का प्रभाव काका पर पड़ना स्वाभाविक हो गया। एक छोटा चेक। अगर पूछा जाए कि काका मंदिर में सुकून क्यों महसूस करते थे, तो क्या तुम केवल ये लिखोगे कि वे वहां पूजा करते थे? स्रोत में मुख्य कारण है कि महंत और पुजारी उनसे मीठी बातें करते थे और उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। यानी उन्हें वहां ध्यान, व्यवहार और अपनापन मिलता। बिल्कुल। और यही एक सटल पॉइंट है। किसी व्यक्ति को सुकून मिलना और सामने वाले का सच्चा होना, दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। काका को उस समय सेवा वास्तविक लगती थी, इसलिए उनका विश्वास बना। बाद में जब उद्देश्य सामने आता है, तो वही व्यवहार नए अर्थ में दिखाई देता है। अब मंदिर के महंत और पुजारी की भूमिका पर आते हैं। वे काका से बहुत मीठी मीठी बातें करते थे और उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते थे। काका को वहां आराम और अपनापन मिला। लेकिन महंत धीरे धीरे उनके मन में यह विचार बैठाने लगा कि परिवार वाले उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं और उनका कोई अपना नहीं है। महंत का प्रभाव अचानक नहीं बनता। पहले काका को भावनात्मक सहारा मिलता है, फिर उनके परिवार के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है। यह क्रम महत्वपूर्ण है। मीठी बातें और सेवा विश्वास का वातावरण बनाती हैं, और उसी विश्वास के भीतर संपत्ति से जुड़ी सलाह दी जाती है। एग्जाम में इस प्रक्रिया को क्रम से लिखना उत्तर को मजबूत बनाता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो। महंत ने काका को जमीन मंदिर के नाम करने के लिए क्या सोच दी? संकेत यह था कि जमीन भगवान की सेवा में लगेगी और काका का नाम अमर हो जाएगा। अब प्रश्न है, ये बात आध्यात्मिक लगती है, लेकिन कहानी में इसका दूसरा उद्देश्य क्या दिखाई देता है? दूसरा उद्देश्य संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करना था। महंत ने धार्मिक भावना और काका की असुरक्षा को जोड़कर उन्हें प्रभावित किया। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हर धार्मिक सेवा झूठी होती है। कहानी में विशेष रूप से उन लोगों के स्वार्थ को दिखाया गया है, जो सेवा और मीठी बातों का उपयोग जमीन पाने के लिए करते हैं। बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन। काका पहले क्यों नहीं समझ पाए कि महंत का उद्देश्य स्वार्थी हो सकता है? क्योंकि काका अकेले थे, घर में उपेक्षित थे और मंदिर में उन्हें सम्मान तथा सेवा मिल रही थी। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक सहारे की तलाश में होता है, तो मीठी बातों पर विश्वास करना आसान हो सकता है। सही कहा। काका का हिचकिचाना भी ध्यान देने योग्य है। वे तुरंत तैयार नहीं हुए, पहले संकोच किया। लेकिन महंत और पुजारी की बातें धीरे धीरे उन पर प्रभाव डालती रहीं। इस तरह उनका मन मंदिर के नाम जमीन लिखने की ओर झुक गया। यह दिखाता है कि प्रभाव कई बार धीरे धीरे बनता है, एक ही क्षण में नहीं। फिर घर वालों को पता चलता है कि काका जमीन मंदिर के नाम करने का मन बना रहे हैं। यही कहानी में बड़ा मोड़ आता है। जो घर वाले पहले उन्हें ठीक से भोजन नहीं देते थे, वे अचानक अच्छा खाना देने लगते हैं, देखभाल करते हैं और हर समय सेवा में लगे दिखाई देते हैं। यह बदलाव काका को चकित कर देता है। उनके लिए सवाल उठता है कि व्यवहार अचानक इतना अच्छा क्यों हो गया। कहानी हमें पाठकों के रूप में सोचने का अवसर देती है। क्या परिवार का प्रेम अचानक लौट आया, या जमीन मंदिर को जाने के डर ने उनकी सेवा को प्रेरित किया? घटनाओं का क्रम दूसरे विकल्प की ओर संकेत करता है। तुम्हारा आंसर क्या है? घर वालों के व्यवहार में बदलाव को जेन्युइन केयर मानना चाहिए या स्वार्थ से जुड़ा व्यवहार? पूरी कहानी के आधार पर सोचो। पहले उपेक्षा, फिर जमीन मंदिर को देने की खबर के बाद सेवा और अंत में जमीन न मिलने पर निराशा। ये तीन संकेत मिलकर क्या बताते हैं? ये संकेत बताते हैं कि घर वालों की अचानक आई देखभाल में जमीन का स्वार्थ जुड़ा हुआ था। यहाँ एग्जाम पॉइंट है। चरित्र या व्यवहार पर टिप्पणी करते समय केवल आरोप न लगाओ, घटना का प्रमाण दो। जैसे पहले भोजन में देना और बाद में संपत्ति बचाने के लिए सेवा करना। इससे उत्तर तर्कपूर्ण और सोर्स ग्राउंडेड बनेगा। अब मंदिर और परिवार को एक साथ देखो।
दोनों पक्षों का तरीका अलग है। मंदिर के लोग धार्मिक भावना, सेवा और अमर नाम की बात करते हैं। घर वाले अचानक भोजन, देखभाल और घरेलू अपनापन दिखाते हैं। लेकिन दोनों के व्यवहार के पीछे काका की जमीन पाने की इच्छा दिखाई देती है। यही कहानी का तीखा द्वंद्व है। हाँ, और इसीलिए कहानी केवल परिवार की आलोचना नहीं है। लेखक मंदिर से जुड़े लोगों के व्यवहार को भी प्रश्नांकित करते हैं। जब दोनों से काका को अपने स्वार्थ के लिए प्रभावित किया जाता है, तो काका के सामने असली प्रश्न बनता है, मेरा अपना कौन है और मेरे निर्णय का अधिकार किसके पास है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक पकड़ते हैं। कुछ विद्यार्थी लिख देते हैं कि काका ने जमीन मंदिर को दे दी, लेकिन कहानी में उनका मन जमीन मंदिर के नाम लिखने का बना था। अंतिम निर्णय ये था कि वे जमीन किसी को नहीं देंगे। घटना और अंतिम निर्णय को अलग रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस आंसर की एक्यूरेसी तय करता है। काका पहले महंत की बातों से प्रभावित हुए और जमीन मंदिर के नाम करने का विचार बनाया। घर वालों के बदलते व्यवहार से उन्हें दोनों पक्षों का स्वार्थ समझ में आया। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन अपने पास रखने का निर्णय लिया। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। अब कहानी का सबसे मानवीय हिस्सा है काका का मन का द्वंद्व। एक और मंदिर के लोग उन्हें भगवान का सेवक बनाकर संपत्ति लेना चाहते हैं। दूसरी ओर घर वाले उन्हें अपने पास रखकर जमीन अपने नाम करना चाहते हैं। काका समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चा अपना कौन है। ये कंफ्यूजन केवल संपत्ति का नहीं, विश्वास का भी है। लेट्स स्लो दिस डाउन। काका के द्वंद्व के दो स्तर हैं। पहला, वे किसे जमीन दे। दूसरा, वे किस पर विश्वास करें। लंबे समय से परिवार में उपेक्षा मिली, फिर मंदिर में अपनापन मिला, लेकिन बाद में दोनों जगह स्वार्थ दिखाई दिया। इसलिए उनका अंतिम निर्णय अनुभव से निकला हुआ आत्मबोध है, अचानक लिया गया फैसला नहीं। एक मोमेंट के लिए खुद को काका की जगह रखो। अगर घर वाले अचानक तुम्हारी सेवा करने लगे और मंदिर के लोग जमीन दान करने की बात करें, तो तुम किस आधार पर निर्णय लोगे? कहानी का उत्तर हमें कहता है कि केवल मीठी बातों या अचानक बदले व्यवहार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। काका अंततः अपने अनुभवों को आधार बनाते हैं। उन्होंने देखा कि जब जमीन एक पक्ष को मिलने वाली थी तो दूसरा पक्ष बेचैन हुआ। व्यवहार का यह संबंध उन्हें स्वार्थ समझने में मदद करता है। इसलिए वे तय करते हैं कि जमीन किसी को नहीं देंगे और अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका उपयोग स्वयं करेंगे। यह निर्णय सुनकर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। मंदिर के महंत और पुजारी नाराज हो गए, जबकि घर वाले निराश हो गए। इन प्रतिक्रियाओं से काका को अपने निष्कर्ष की पुष्टि मिलती है। यदि संबंध केवल संपत्ति मिलने तक अच्छे थे, तो संपत्ति न मिलने पर नाराजगी या निराशा स्वार्थ को प्रकट करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरिहर काका ने अपनी जमीन किसी को न देने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर में तीन बातें जोड़ना: दोनों पक्षों के स्वार्थी व्यवहार का अनुभव, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की इच्छा। उत्तर के अंत में लिखो कि वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। अब थीम्स को व्यवस्थित करते हैं। पहला थीम है मानवता। वृद्ध व्यक्ति को भोजन, सम्मान और अपनापन देना मानवीय जिम्मेदारी है। दूसरा है सामाजिक विघटन, जहां परिवार और समुदाय के संबंध स्वार्थ से प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा है व्यक्ति की परिस्थितियां, क्योंकि अकेलापन और असुरक्षा व्यक्ति को दूसरों के प्रभाव में ला सकते हैं। चौथा मुख्य विचार है व्यक्तिगत अधिकार। काका के पास जमीन है, लेकिन कुछ लोग उनके निर्णय को अपने हित के लिए प्रभावित करना चाहते हैं। कहानी ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये संदेश कहानी के अंत में सबसे स्पष्ट होता है। क्या कहानी ये कहती है कि हर रिश्ता स्वार्थी होता है? नहीं, ऐसा व्यापक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कहानी में हरिहर काका के अनुभवों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि उनके आसपास के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार संपत्ति के इसलिए सही इंटरप्रिटेशन है। स्वार्थी संबंधों की आलोचना, न कि हर संबंध का निषेध। बहुत अच्छा। इसी तरह कहानी का संदेश केवल निडरता या संतोष तक सीमित नहीं है। अध्याय के अलग अलग हिस्सों से प्रेम, समर्पण, मेहनत, सकारात्मकता और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की भावना भी सामने आती है।
लेकिन एग्जाम आंसर में सबसे सीधे और प्रमाणित संदेश है, अपने निर्णय स्वयं लेना और अपने अधिकारों को न छोड़ना। अब एक्टिव रिकॉल करते हैं। हरिहर काका के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? उनके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी की जमीन थी, फिर भी वे घर में सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करते थे। यानी आर्थिक संपत्ति और भावनात्मक सुरक्षा एक ही चीज नहीं है। इस कॉन्ट्रास्ट को आंसर में लिखोगे तो एनालिसिस मजबूत। अध्याय का सामाजिक पक्ष भी ध्यान में रखो। लेखक ने एक परिवार या एक समुदाय की सीमित समस्या को उठाकर व्यापक सामाजिक छवि की ओर संकेत किया है। जब वृद्ध, अकेले और संपत्ति वाले व्यक्ति को भावनात्मक सहारे के बदले स्वार्थपूर्ण व्यवहार मिलता है, तब समाज की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठता है। मुझे यहाँ एक सवाल आता है, क्या काका को परिवार से प्रेम नहीं था? स्रोत में तो यह भी बताया गया है कि वे अपने बेटे और बहुओं के प्रति लगन और प्रेम रखते थे। इसलिए उनका अंतिम निर्णय परिवार से नफरत का परिणाम नहीं, बल्कि अनुभवों से पैदा हुई सावधानी और आत्मनिर्भरता का परिणाम है। सही क्लैरिफिकेशन। किसी से प्रेम करना और उसे अपनी संपत्ति सौंप देना अलग बातें हैं। काका का प्रेम बना रह सकता है, लेकिन जमीन के बारे में निर्णय उनका अपना होना चाहिए। कहानी इसी स्वतंत्र निर्णय क्षमता की अहमियत बताती है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपने अधिकार किसी दबाव में छोड़ दे। अब क्विक रिकॉल। पहला, हरिहर काका का असली नाम क्या था? दूसरा, वे अधिकतर समय किन स्थानों पर बिताते थे? तीसरा, महंत ने उन्हें जमीन के बारे में क्या समझाया? तीनों उत्तर मन में बोलो। हरिहर प्रसाद, गांव के चौपाल या मंदिर, और जमीन मंदिर के नाम करने की सलाह। अब उत्तरों को कारण से जोड़ते हैं। काका चौपाल या मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि घर में उनका मन नहीं लगता था। मंदिर में उन्हें मीठी बातें और सेवा मिली। इसी भावनात्मक सहारे के कारण महंत की संपत्ति संबंधी बात का प्रभाव पड़ा। फैक्ट्स को कारणों से जोड़ना एक्टिव रिकॉल को रटने से ज्यादा उपयोगी बनाता है। अगर तुम एडजी में इस अध्याय का कोई एग्जैक्ट डाउट डालो तो उसे केवल आंसर की तरह मत देखना। खुद से पूछना, इस घटना से पहले क्या हुआ, बाद में क्या बदला, और काका ने उससे क्या निष्कर्ष निकाला। ये वही एक्टिव रिकॉल है जिससे चैप्टर की पूरी चेन दिमाग में जुड़ती है। चलो चेन बनाते हैं। घर में उपेक्षा, मंदिर में मीठी बातें और सेवा, महंत द्वारा परिवार के विरुद्ध विचार, जमीन मंदिर को देने का विचार, घर वालों का अचानक बदलना, दोनों पक्षों का स्वार्थ और अंत में काका का अपना निर्णय। इस क्रम में एक भी कड़ी छूटे तो कहानी का अर्थ अधूरा हो जाता है। अब एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन। यदि पूछा जाए कि काका के घर वालों का व्यवहार कब बदला, तो आंसर की शुरुआत कैसे करोगे? पहले स्थिति बताओ कि उन्हें ठीक से भोजन नहीं मिलता था। फिर लिखो कि जमीन मंदिर को देने की बात पता चलने पर वे अच्छा खाना और सेवा देने लगे। अंत में स्वार्थ का निष्कर्ष जोड़ो। बहुत अच्छा आंसर फ्रेम है। सिचुएशन, चेंज और इन्फ्लुएंस। इसी फ्रेम को मंदिर के महंत के लिए भी उपयोग कर सकते हो। उन्होंने सेवा और मीठी बातों से विश्वास बनाया, परिवार के विरुद्ध विचार डाला और जमीन मंदिर के नाम करने की सलाह दी। अब हम कॉन्सेप्ट से एग्जाम एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला संभावित प्रश्न हो सकता है, हरिहर काका के परिवार की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर में बेटे की मृत्यु, पत्नी और 2 बहुओं का घर में रहना, बहुओं का अच्छा व्यवहार न करना, भोजन की उपेक्षा और काका का घर से दूर रहना शामिल करो। केवल यह लिखना कि परिवार दुखी था पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है, मंदिर के महंत और पुजारी ने काका को कैसे प्रभावित किया? आंसर फ्रेम होगा, पहले मीठी बातें और सेवा, फिर परिवार के प्रति अविश्वास, उसके बाद जमीन मंदिर के नाम करने की सलाह और अंत में धार्मिक भावना से जुड़ा तर्क कि इससे काका का नाम अमर होगा। क्रम न बिगाड़ना। तीसरा क्वेश्चन, घर वालों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन का कारण क्या था? पहले काका उपेक्षित थे। जब उन्हें पता चला कि काका जमीन मंदिर को दे सकते हैं, तब वे घबरा गए। इसके बाद उन्होंने अच्छा भोजन, देखभाल और सेवा शुरू की। इससे संकेत मिलता है कि उनका बदलता व्यवहार जमीन पाने के स्वार्थ से जुड़ा था। चौथा प्रश्न, हरिहर काका के मन में द्वंद्व क्यों चल रहा था? क्योंकि एक ओर मंदिर के लोग धार्मिक सेवा के नाम पर उनकी जमीन चाहते थे
और दूसरी ओर घर वाले घरेलू देखभाल के माध्यम से जमीन अपने नाम करना चाहते थे। काका यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि सच में उनका अपना कौन है। अब तुम आंसर दो। हरिहर काका ने अंत में क्या निर्णय लिया? अपने शब्दों में बोलो, लेकिन दो बातें जरूर होनी चाहिए। वे जमीन किसी को नहीं देंगे और उसे अपने पास रखकर जीवन के अंतिम समय तक स्वयं उपयोग करेंगे। तीसरी बात, यह निर्णय उनके अनुभव से निकला था। यही सही उत्तर है। यहाँ अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता और अधिकारों के प्रति जागरूकता कीवर्ड्स हैं। लेकिन कीवर्ड्स को अकेले मत लिखना। हर कीवर्ड को कहानी की घटना से जोड़ो। जैसे अधिकारों की जागरूकता इसलिए क्योंकि काका ने अंत में किसी दबाव में जमीन नहीं दी और अपने पास रखने का निर्णय लिया। एक कॉमन कंफ्यूजन और, क्या काका का अंतिम निर्णय स्वार्थी था क्योंकि उन्होंने जमीन किसी को नहीं दी? नहीं, स्रोत के अनुसार यह निर्णय अपने अधिकारों को पहचानने और दूसरों की बातों में आकर उन्हें न छोड़ने की सीख से जुड़ा है। अपनी संपत्ति पर स्वयं निर्णय लेना स्वार्थ नहीं, आत्मनिर्णय का संकेत है। उत्तर लिखते समय भाषा भी संतुलित रखो। यह मत लिखना कि सभी परिवार वाले और सभी धार्मिक व्यक्ति बुरे होते हैं। लिखो कि कहानी में काका के परिवार और मंदिर से जुड़े लोगों के व्यवहार में स्वार्थ दिखाई देता है। सोर्स के दायरे में रहकर लिखना एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल आंसर की पहचान है। अब एक तुलना वाला प्रश्न सोचो। परिवार और मंदिर के लोगों के व्यवहार में क्या समानता थी? दोनों ने काका के साथ अच्छा व्यवहार करने का दिखावा या बदलाव जमीन से जुड़े स्वार्थ के कारण किया। अंतर यह था कि मंदिर ने धार्मिक तर्क और सेवा का सहारा लिया, जबकि परिवार ने घरेलू देखभाल और भोजन के माध्यम से प्रभाव डालना चाहा। अब तक का बड़ा रिकैप। हरिहर काका वृद्ध किसान है जिनके पास जमीन है। उनके दोनों बेटे पहले ही मर चुके हैं और घर में पत्नी तथा दो बहुएं हैं। बहुओं की उपेक्षा से वे अकेले पड़ते हैं। चौपाल और मंदिर उनका सहारा बनते हैं, लेकिन मंदिर की सेवा भी अंततः संपत्ति के उद्देश्य से जुड़ी दिखाई देती है। दूसरा रिकैप, महंत काका को समझाते हैं कि परिवार उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है और जमीन मंदिर के नाम करने से उनका नाम अमर होगा। काका प्रभावित होते हैं। खबर मिलते ही घरवाले उनकी सेवा करने लगते हैं। काका इस बदलाव से चकित और द्वंद्व में पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों ओर स्वार्थ दिखाई देता है। तीसरा रिकैप सबसे महत्वपूर्ण है। काका निष्कर्ष निकालते हैं कि दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए उनके पास आते हैं, इसलिए वे जमीन किसी को ना देने और उसे अपने पास रखने का निर्णय लेते हैं। मंदिर के लोग नाराज और घर वाले निराश होते हैं, लेकिन काका अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। 1 मिनट की सेल्फ टेस्ट। कहानी के शीर्षक में हरिहर काका का नाम क्यों केंद्र में है? क्योंकि पूरी कथा उनके जीवन, परिवार, मंदिर, जमीन और आत्मनिर्णय के इर्द गिर्द घूमती है। और लेखक का नाम मिथिलेश्वर याद रखना, क्योंकि चैप्टर टाइटल में पात्र के साथ लेखक का नाम भी दिया गया है। हाँ, चैप्टर आइडेंटिफिकेशन में हरिहर काका मिथिलेश्वर को क्लास 10 हिंदी और संचयन आईआई से जोड़कर याद रखो। लेकिन आंसर में बुक डिटेल्स तभी लिखना जब प्रश्न के लिए उपयोगी हो। साहित्यिक उत्तर का मुख्य केंद्र कथा, पात्र और संदेश होना चाहिए, केवल चैप्टर मेटाडेटा नहीं। अब फाइनल सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी नोटबुक में 3 हेडिंग्स बनाओ। काका की समस्या, दूसरों का स्वार्थ और काका का आत्मनिर्णय। हर हेडिंग के नीचे कहानी से 2 घटनाएं लिखो। अगर नोटबुक नहीं है तो मन में यह स्ट्रक्चर बनाकर सुनो। यही स्ट्रक्चर लॉन्ग आंसर को साफ और कनेक्टेड बनाएगा। अंतिम चैलेंज शुरू करते हैं। बिना पीछे सुने बताओ, काका के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कब आया? जब उन्होंने दूसरों के बदले हुए व्यवहार को जमीन से जुड़े स्वार्थ के रूप में पहचान लिया। उसी पहचान ने उन प्रभावित व्यक्ति से अपने निर्णय लेने वाले व्यक्ति में बदल दिया। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और अब एक छोटा राइटिंग टास्क। हरिहर काका के चरित्र पर लगभग 1 पैराग्राफ लिखो। शुरुआत परिचय से, बीच में उनकी पारिवारिक उपेक्षा और मंदिर से मिले प्रभाव का उल्लेख, फिर जमीन को लेकर उनका द्वंद्व और अंत में अपने अधिकारों के लिए लिया गया निर्णय। कोशिश करो कि हर बात किसी घटना से जुड़ी हो। एक अंतिम कॉमन मिस्टेक याद रखो, काका को केवल बेचारा वृद्ध मत लिख देना। वे कठिनाइयों से घिरे जरूर थे, लेकिन अंत में उन्होंने निडरता दिखाई।
दूसरों के स्वार्थ को पहचाना और अपने निर्णय पर अडिग रहे। इसलिए उनके चरित्र में पीड़ा के साथ आत्मसम्मान, जागरूकता और आत्मनिर्णय भी है। आज की पूरी यात्रा को एक पंक्ति में समेटे तो हरिहर काका हमें सिखाते हैं कि प्रेम और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने अधिकारों और जीवन के निर्णयों को बिना सोचे दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। अब तुम अपना पैराग्राफ लिखो और फिर किसी दोस्त को ये कहानी अपने शब्दों में समझाओ। किसी डाउट पर एडजी से स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछकर रिवीजन कर लेना। आज हमने हरिहर काका का परिचय, उनका परिवार, घर की उपेक्षा, चौपाल और मंदिर की दिनचर्या, महंत और पुजारी का प्रभाव, जमीन को लेकर परिवार और मंदिर का स्वार्थ, काका का मन का द्वंद्व और उनका अंतिम आत्मनिर्णय समझा। सबसे जरूरी बात, काका ने जमीन किसी को नहीं दी और अपने अधिकार को पहचाना। कॉमन मिस्टेक यही है कि उनके विचार और अंतिम निर्णय को एक न समझे। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, बिना देखे 5 वाक्यों में कहानी और 3 कीवर्ड्स में संदेश लिखो। फिर उत्तर को जांचो कि उसमें घटना, कारण और निष्कर्ष तीनों हैं नहीं। इसी शांत तरीके से रिवीजन करते रहो। एडजी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहो, सोचते रहो और अपने आंसर्स पर भरोसा रखो।